हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में ठीक है एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फैमिली सोलेनेसी या कुल सोलेनेसी। और इससे पहले हम लोग पुष्पसूत्र और पुष्प मानचित्र क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक फैमिली या एक कुल का वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे, फैमिली सोलेनेसी। फैमिली को क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पुष्पक्रम और पुष्प की संरचना और पुष्प की सममिति के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? एक कुल का वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुष्पसूत्र क्या होता है? पुष्पसूत्र को फ्लोरल फार्मूला कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुष्पसूत्र को फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला, ठीक है, फ्लोरल फार्मूला। देखिए, फ्लोरल फार्मूला क्या होता है या पुष्पसूत्र क्या होता है? किसी भी पुष्प में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, दल होता है, बाह्य दल होता है। ठीक है ना। तो पुष्प में जो अंग हैं, अंगों की संख्या और अंगों की स्थिति को जिस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है उस सूत्र को पुष्पसूत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आ? देखिए, पुष्पों के अंगों की संख्या, किसको? अंगों की संख्या तथा स्थिति, वह किस प्रकार से स्थित हैं, इसको जिस सूत्र की सहायता से दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दर्शाया जाता है, उसे पुष्पसूत्र कहते हैं। अंगों की संख्या तथा स्थिति को जिस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है उस सूत्र को क्या कहते हैं? पुष्पसूत्र कहते हैं या फ्लोरल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, किसी भी पुष्प के पुष्पसूत्र को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। और सबसे पहले देख लेते हैं वह चिन्ह क्या होते हैं जो किसी पुष्प के अंगों की संख्या को और स्थिति को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बी आर। ठीक है, बी आर फॉर्म होता है ब्रैक्टिएट का। यह कौन सा चिन्ह है? बी आर। बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। यह दिखाता है, यह क्या प्रदर्शित करता है कि जो पुष्प है, पुष्प में सहपत्र उपस्थित है कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर एक पुष्प खिला है। ठीक है, और इस पुष्प के नीचे जो एक छोटी सी पत्ती जैसी संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? सहपत्र कहा जाता है। ठीक है ना, सहपत्र अर्थात ब्रैक्ट कहा जाता है। तो जिस पुष्प में यह सहपत्र उपस्थित होता है उसे कहते हैं सहपत्री। पुष्प कैसा है? सहपत्री या ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्टिएट से यहाँ पे ब्रैक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिया जाता है बी। इसका मतलब क्या होता है? सहपत्री पुष्प। कैसा होता है? सहपत्री पुष्प। ठीक है, समझ में आया? देखिए, अब जिसमें उपस्थित है उसको क्या कहेंगे? सहपत्री। जिसमें उपस्थित नहीं है या अनुपस्थित है वैसे पुष्प को असहपत्री कहा जाता है। वैसे पुष्प को क्या कहते हैं? असहपत्री। और इसे ई बी आर से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ई ब्रैक्टिएट। इसका मतलब क्या होता है? ई ब्रैक्टिएट, मतलब यहाँ पे सहपत्र नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? पुष्प कैसा है? असहपत्री होता है। आपने देखा है जो पुष्प की सममिति होती है दो प्रकार की, एक होती है त्रिज्या सममिति और एक होती है एक व्यास सममिति। कैसी? त्रिज्या सममिति, एक व्यास सममिति। तो जब पुष्प की सममिति त्रिज्या सममिति होती है तो उसे इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है, यह जो चित्र है, चिन्ह है, यह क्या दर्शाता है? त्रिज्या सममिति। त्रिज्या सममिति। ठीक है, सममिति कैसी होती है? त्रिज्या सममिति होती है। और त्रिज्या सममिति को एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, बताया गया है। दूसरा देखिए, दूसरा सिंबल या दूसरा चिन्ह क्या है? ठीक है, ऐसे जो भाग का निशान होता है इस तरह से, परसेंटेज की तरह। तो यहाँ पे यह दर्शाता है एक व्यास सममिति को। यह क्या दर्शाता है? एक व्यास सममिति। एक व्यास सममिति। पुष्प की सममिति कैसी है?
एक व्यास है। ठीक है, दोनों का मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जो त्रिज्या सममिति है, पुष्प को अनेक तलों से दो समान अर्धभागों में बांटा जा सकता है। एक व्यास में केवल एक ही तल से, केवल एक ही तल से दो समान अर्धभागों में बांटा जा सकता है। समझ में आया ना। आगे देखिए, सममिति हो गया। अगर कोई पुष्प एक लिंगी पुष्प है, कैसा पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, या द्विलिंगी पुष्प है तो कैसे दर्शाते हैं। देखिए, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं, तो यह जो चिन्ह होता है यह द्विलिंगी पुष्प के लिए होता है। किसके लिए, द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी होता है, तो उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसमें ये जो भाग है यह फीमेल को प्रदर्शित करता है और ये जो भाग है यह मेल को प्रदर्शित करता है। अब एक लिंगी पुष्प होंगे तो या तो वह नर पुष्प होगा या मादा पुष्प होगा। ठीक है, तो जब पुष्प कैसा होता है, नर पुष्प होता है, तो इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, नर पुष्प। यह क्या प्रदर्शित करता है, नर पुष्प। और जब क्या हो, पुष्प मादा होता है, तो उसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, मादा पुष्प। ठीक है, एक गोला है छोटा सा और उसके नीचे प्लस का निशान है। ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है, मादा पुष्प को प्रदर्शित करता है। समझ में है ना। द्विलिंगी पुष्प को इस तरह से, एक लिंगी नर पुष्प को इस तरह से और एक लिंगी मादा पुष्प को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक समझ में है। आगे देखिए, और भी चिन्ह हैं, और भी निशान हैं जिसको हम लोग जानेंगे। देखिए, जो कैलिक्स या आप कहते हैं कि जो बाह्य दल होता है, क्या होता है, बाह्य दल। बाह्य दल को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो कैलिक्स के लिए या बाह्य दल के लिए सिंबल होता है के। ठीक है, के क्या प्रदर्शित करता है, बाह्य दल को प्रदर्शित करता है। तो अगर के क्या है, ऐसे ब्रैकेट में नहीं है, इस तरह से है, तो यह प्रदर्शित करता है पृथक बाह्य दल। क्या प्रदर्शित करता है, पृथक बाह्य दल। बाह्य दल कैसे होंगे, पृथक होते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। दूसरा देखिए, अगर इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख दिया जाता है तो यह बताता है कि जो बाह्य दल हैं वह कैसे हैं, संयुक्त हैं। तो यह होता है संयुक्त बाह्य दल। अब एक बार समझ लीजिए यहाँ पे कि पृथक और संयुक्त बाह्य दल क्या होते हैं। देखिए, तो अगर इस तरह से ये जो बाह्य दल है, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से अगर जुड़े होते हैं, अगर ये बाह्य दल क्या है, यहाँ से ये, यहाँ से ये क्या है, जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, तो हम कहते हैं कि बाह्य दल कैसा है, संयुक्त है। लेकिन अब क्या होता है कि जब ये क्या हो, अलग हों, एक दूसरे से क्या हो, अलग हों, तो हम कहते हैं कि जो बाह्य दल हैं वो पृथक है। पृथक का मतलब अलग। तो पृथक बाह्य दल को ऐसे के से लिखते हैं और संयुक्त बाह्य दल को ब्रैकेट के अंदर के से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समझ में। अब इसी प्रकार से दल को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो दल को प्रदर्शित करते हैं सी से। सी क्या दिखाएगा, पृथक पृथक दल। ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है, पृथक दल। और पृथक दल के बाद अगर सी को ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो यह प्रदर्शित करता है संयुक्त दल। क्या प्रदर्शित करता है, यह संयुक्त दल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। इसी प्रकार से जो दल होंगे वह क्या होंगे, पृथक होंगे और संयुक्त हो सकते हैं। तो ब्रैकेट में रहेगा तो संयुक्त और ऐसे बाहर रहेगा तो पृथक। इसके बाद जो पुमंग होता है या पुंकेसर होता है, ठीक है, तो ए प्रदर्शित करता है किसको, पुमंग को, या आप कह सकते हैं पुंकेसर को। ए किसको प्रदर्शित करता है, पुमंग को या पुंकेसर को। ठीक है ना, ए किसको प्रदर्शित करता है, ए फॉर एंड्रोसियम अर्थात पुमंग को। ए से एंड्रोसियम या पुमंग को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अगर ये समूह में होंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट लगा सकते हैं, या अगर ये स्वतंत्र है तो इस तरह से। पुमंग के बाद आता है जो अंदर भाग होता है स्थित जायांग। तो जायांग या अंडप जो होता है उसको जी से दर्शाया जाता है।
किससे दर्शाया जाता है? जी से प्रदर्शित किया जाता है जायांग को, जायांग अर्थात गायनोसियम को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना, जायांग अर्थात गायनोसियम। अब क्या होता है कि कभी कभी जो जायांग है वह या तो ऊर्ध्ववर्ती हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है? अधोवर्ती। तो अगर जो जायांग है वह कैसा है? ऊर्ध्ववर्ती है। कैसा है? ऊर्ध्ववर्ती। जायांग कैसा है? ऊर्ध्ववर्ती है। ठीक है, अर्थात जो पुष्प के अन्य भाग है वह कहाँ से निकलते हैं? अंडाशय के नीचे से निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जी के नीचे लाइन खींची जाती है, रेखा खींची जाती है और यह प्रदर्शित करता है कि जायांग कैसा होता है? ऊर्ध्ववर्ती होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर क्या करें, जी के ऊपर लाइन खींची जाती है ऐसे, तो यह प्रदर्शित करता है कि जायांग क्या है? अधोवर्ती है, अधोवर्ती। क्या प्रदर्शित करता है? जायांग यहाँ पर अधोवर्ती है, अर्थात जायांग के ऊपर से क्या होता है? पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं, जैसे दल, बाह्यदल और पुंकेसर। समझ में आया? इसी तरह से अगर यहाँ पे जो जायांग होता है उसमें अंडकों की संख्या को क्या करते हैं? इसके आगे लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि जो जायांग है वह कैसा है? द्विअंडपी है, अर्थात पुष्प में 2 अंडप हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? एक अंडपी है तो सीधे इस तरह से, अगर द्विअंडपी है तो इस तरह से दर्शाया जाता है। जी के आगे ब्रैकेट में लिख देंगे या फिर ऐसे बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये है द्विअंडपी। कैसा है? द्विअंडपी जायांग। कैसा जायांग है? द्विअंडपी है। और क्योंकि ये संख्या अगर ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब दोनों अंडप क्या हैं? एक दूसरे से अलग अलग हैं, पृथक हैं। लेकिन अगर क्या है, अगर हम इसी को क्या कर दें, इस जी के आगे ये संख्या लिखते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो अंडप हैं, 2 अंडप हैं, वो दोनों अंडप आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। ठीक है, युक्तांडपी हैं। कैसे हैं? युक्तांडपी हैं या संयुक्त अंडपी हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, ये जो पुमंग है कभी कभी यह क्या होता है कि दल और बाह्यदल से जुड़ा होता है, कभी कभी दल या बाह्यदल से जुड़ा है। तो मान लीजिए कि जो दल है उसको सी से दर्शाते हैं और पुमंग को ए से। अगर क्या होता है, जो पुमंग है वह दल लग्न होता है, तो इस तरह से ऐसे मार्क करके, ऐसे एरो दे करके हम दिखाते हैं कि पुमंग क्या है? दल लग्न होता है। पुमंग कैसा है? दल लग्न है, दल लग्न। समझ में आया? पुमंग कैसा है? दल लग्न होता है। तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं? इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो ये कुछ चिन्ह हैं जिसकी सहायता से क्या लिखा जाता है? पुष्पसूत्र लिखा जाता है। तो आगे हम लोग जब क्या करेंगे, सोलेनेसी का वर्णन करेंगे, फैमिली कुल का, तो वहाँ पे पुष्पसूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो पुष्पसूत्र में उपयोग होने वाले चिन्हों को हम लोगों ने देख लिया और वह क्या प्रदर्शित करता है यह भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्प चित्र क्या होता है। पुष्पसूत्र में ये चिन्ह उपयोग किए जाएंगे। अब आगे देखेंगे कि पुष्प चित्र क्या होता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो आगे देखिए, पुष्प चित्र। पुष्प चित्र को क्या कहते हैं? फ्लोरल डायग्राम। पुष्प चित्र को क्या कहा जाता है? फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम। देखिए, पुष्प चित्र को फ्लोरल डायग्राम कहा जाता है, फ्लोरल डायग्राम कहा जाता है। जैसे पुष्पसूत्र के लिए क्या होती है? चिन्हों की आवश्यकता होती है, इसी तरह जो फ्लोरल डायग्राम है यह क्या होता है? सामान्यतः पुष्प में जो अंग स्थित होते हैं उनकी संख्या और स्थिति को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है और उन्हीं चित्र को, उसी चित्र को क्या कहते हैं? पुष्प चित्र कहते हैं। ठीक है, पुष्प में पुष्प के अंगों और स्थिति को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसी चित्र को क्या कहते हैं? पुष्प चित्र या मानचित्र, पुष्प मानचित्र कहते हैं या फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। तो देखिए, कुछ चिन्हों का, कुछ चित्रों का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करते हैं। किसके लिए? पुष्प के अंगों को प्रदर्शित करने के लिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के संरचना का हम उपयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाह्यदल की। तो चलिए, बाह्यदल क्योंकि हरे रंग का होता है तो मैं यहाँ पे हरे रंग का संरचना बनाने वाला हूँ।
ठीक है, देखिए यह जो चित्र है यह किसको प्रदर्शित करता है? बाह्य दल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? बाह्य दल को। ये प्रदर्शित करता है बाह्य दल को। ठीक है, बाह्य दल को इस चित्र की सहायता से दर्शाते हैं। दल को देखिए किस चित्र से दिखाते हैं? यह जो चित्र है यह क्या दिखाता है? इस चित्र से हम क्या देखते हैं? दल। यह चित्र दल को प्रदर्शित करता है, तो यह दल होता है। ठीक है, समझ में आया ना? अब आगे देखिए, जो पुमंग होते हैं, पुमंग में क्या होता है? पुंकेसर का समूह होता है और उसमें दो भाग होते हैं, परागकोश और क्या होता है? परागतंतु। तो परागकोश या पुमंग को कैसे दिखाते हैं? देखिए, ठीक है, इस तरह से यह जो संरचना है यह द्विपालित परागकोश को दर्शाती है। कैसी? द्विपालित। द्विपालित अर्थात डाइथिकस। डाइथिकस, डाइथिकस। इसमें दो पालियां हैं। परागकोश में कितनी पालियां हैं? द्विपालित। तो यह द्विपालित परागकोश को प्रदर्शित करती है। इसी तरह से मोनोथिकस हो सकता है या एक पालित कह सकते हैं आप। तो मोनोथिकस परागकोश को क्या करेंगे? इस तरह की संरचना से दिखाते हैं। यह कैसा है? मोनोथिकस है। कैसा है? मोनोथिकस है। समझ में आया ना? तो ये मोनोथिकस है, ये मोनोथिकस है। मोनोथिकस, इसमें केवल एक ही पाली होती है, मोनोथिकस। इसके बाद केंद्र में स्थित होता है जायांग। देखिए, जो द्विअंडपी जायांग होता है उसको इस तरह से दिखाते हैं। कैसा जायांग है? द्विअंडपी जायांग। द्विअंडपी जायांग। जायांग कैसा है? द्विअंडपी होता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसी तरह से अगर जायांग में जो कोष्ठकों की संख्या है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, इस तरह से हो सकती है। तो अगर कोई जायांग कैसा है? पेंटाकार्पेलरी है या ट्राइलॉक्यूलर है, अर्थात इसमें 3 कोष्ठक हैं। एक ही जायांग है, इसमें कितने कोष्ठक हैं? 3 कोष्ठक हैं। तो इसको इस प्रकार की संरचना से दिखाते हैं। ठीक है, कैसा है? त्रिकोष्ठी है। जायांग कैसा है? त्रिकोष्ठी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? जायांग को प्रदर्शित करते हैं। अगर केवल एक अंडप है तो केवल एक गोला इस तरह से, एक अंडपी है। और इसमें अगर प्लेसेंटा कैसा है? एक अंडपी और स्तंभी है। कैसा है? स्तंभी है। तो ये कैसा होगा? या मुक्त स्तंभी है। कैसा है? मुक्त स्तंभी है। तो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जायांग कैसा है? एक अंडपी है, एक अंडपी। और प्लेसेंटेशन कैसा है? मुक्त स्तंभी। कैसा? मुक्त स्तंभी। तो आप लोगों ने जब प्लेसेंटेशन पढ़ा था तो वहाँ पे आप लोगों ने डायग्राम ड्रा किया था कि मुक्त स्तंभी क्या होता है, स्तंभी क्या होता है, भित्ति क्या होता है। तो इस प्रकार से इन चित्रों का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? पुष्प मानचित्र बनाते हैं या पुष्प चित्र ड्रा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब फैमिली, अभी इसके बाद ये डिस्कस करने वाले हैं फैमिली सोलेनेसी या कुल सोलेनेसी, वहाँ पे हम इसका पुष्प सूत्र लिखेंगे और क्या करेंगे? पुष्प मानचित्र भी ड्रा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सोलेनेसी कुल के क्या लक्षण होते हैं, इनका वर्णन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? तो इन सभी चित्रों की सहायता से क्या बनाया जाता है? पुष्प चित्र बनाया जाता है, अर्थात फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है। फ्लोरल डायग्राम। तो लास्ट टॉपिक क्या है? फैमिली सोलेनेसी या कुल सोलेनेसी। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली है और ये एग्ज़ाम में अवश्य ही आता है, क्योंकि एक ही इस अध्याय में आप लोगों को केवल एक ही फैमिली का वर्णन पढ़ना है, फैमिली सोलेनेसी। तो यह फैमिली एग्जाम में आने ही वाली है, चाहे जैसे, या इस फैमिली से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाला है, तो ठीक से देखेंगे और समझेंगे। देखिए,
कुल सोलेनेसी, क्या कहते हैं, कुल सोलेनेसी। ठीक है, या हम इसको फैमिली सोलेनेसी कह सकते हैं। कुल का इंग्लिश क्या होता है, फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए इसका क्या प्रमुख लक्षण होता है, इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन करना है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका स्वभाव कैसा होता है, इस पौधे का स्वभाव कैसा होता है। पौधा एक वर्षीय होता है या बहुवर्षीय होता है या कैसा होता है। तो स्वभाव की दृष्टि से ये जो पौधा होता है, स्वभाव कैसा होगा, स्वभाव, तो ये पौधा एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय। इस कुल के जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं, एक वर्षीय होते हैं। ठीक है, इनका जो तना होता है वो सीधा होता है। ठीक है, कैसा होता है, तना सीधा होता है। ठीक है, सीधा पौधा कैसा होता है, सीधा होता है, एक वर्षीय होते हैं और सामान्यतः ये शाक होते हैं। कैसे होते हैं, शाक। इसका मतलब ये है कि इसका तना बहुत छोटा होता है और कोमल होता है। ठीक है, तो सामान्यतः ये कैसे होते हैं, शाक होते हैं। ठीक है, जैसे पालक है, ठीक है, टमाटर है, टमाटर का पौधा है और जो आलू का पौधा है तो शाक हैं ये सभी। ठीक है, तो शाक होते हैं, लेकिन कुछ इसमें हो सकता है कि ऐसे भी पौधे हों जो वृक्ष हो या झाड़ियाँ हों, लेकिन मुख्यतः कैसे होते हैं, ये शाक होते हैं। ठीक है, श्रब्स होते हैं। कैसे होते हैं, श्रब्स। दूसरा है, अब आगे देखिए इनमें पत्ती कैसी होती है। ठीक है, पत्ती, इस समूह के पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं। पत्तियां सरल प्रकार की होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पत्ती दो प्रकार की होती है, एक सरल और संयुक्त। तो यहाँ पे पत्तियां कैसी होती हैं, सरल होती हैं और संयुक्त भी हो सकती हैं। कैसी होती हैं, सरल या संयुक्त। और जब पत्ती संयुक्त होती है तो संयुक्त में यहाँ पर जो पत्ती होती है वह पिच्छाकार होती है। कैसी पत्ती होती है, पिच्छाकार। ठीक है, पिच्छाकार पत्ती होने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर सरल पत्ती है इस प्रकार से यह पत्ती है। ठीक है, बीच में इसका क्या है, मध्य सिरा है, ये है मध्य सिरा। ठीक है, अब जो संयुक्त पत्ती है, पिच्छाकार है, उसमें क्या होगा, तो इसका जो यहाँ पे पर्ण तट है, जो पत्ती का ये किनारा है, यह क्या होता है, अंदर की तरफ ऐसे अंतर्वलित होकर के मध्य सिरा तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पत्तियां बनती हैं, इन पत्तियों को क्या कहते हैं, पिच्छाकार कहते हैं। ठीक है, और ये पत्ती कैसी पत्ती हो गई, ये सरल पत्ती है और ये संयुक्त पत्ती है। समझ में आ गया। संयुक्त पत्ती में क्या होता है, जो इसका मार्जिन होता है, पत्ती का किनारा होता है, यह क्या होता है, अंतर्वलित हो करके, सॉरी यह सीधी सी पत्ती है। संयुक्त पत्ती में क्या होता है, जो इसका मार्जिन और किनारा है वह क्या होता है, मार्जिन या किनारा है वह अंतर्वलित होकर के कहाँ पे, मध्य सिरा तक पहुँच जाता है। कहाँ पे, मध्य सिरा तक पहुँच जाता है। इसी को कहते हैं पिच्छाकार। ठीक है, समझ में आया। पत्ती के बाद देखिए इसका तना कैसा होता है। तो तना हमेशा कैसा होता है, कोमल होता है। कैसा होता है, कोमल होता है, या कभी कभी काष्ठीय हो सकता है, मतलब इसमें लकड़ी बन सकती है, कठोर हो सकता है। सामान्यतः जो तना होता है यह कैसा होता है, रोमिल होता है। इसके तने पे छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। मान लीजिए यह तना है तो इस तने पे छोटे छोटे हरे रंग के क्या पाए जाएंगे, रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, रोम। और जो तना है यहाँ पे क्योंकि पर्णहरिम उपस्थित होता है तो इसका रंग कैसा होता है, हरा, हरे रंग का तना होता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो तना कैसा होगा, कोमल होगा, काष्ठी होगा, रोमिल होगा और हरा होगा। ठीक है, सीधा तना होता है, ऊपर की तरफ उठता है। तो ये सभी जो स्वभाव थे, ठीक है, ये कैसे थे, कायिक लक्षण थे, कायिक अभिलक्षण थे। अब हम लोग बात करते हैं पुष्पी अभिलक्षणों की। कैसे, किसके, पुष्पी अभिलक्षणों की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पुष्पक्रम कैसा होता है। पुष्पक्रम, पुष्पक्रम को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं।
तो यहाँ पे जो पुष्पक्रम होता है अर्थात पुष्पवृंत पे जो पुष्पों की स्थिति होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ससीमाक्षी, असीमाक्षी, ठीक है, विशिष्ट और संयुक्त पढ़ा था ना। तो यहाँ पे जो पुष्पक्रम होते हैं वो ससीमाक्षी होते हैं। कैसे होते हैं? ससीमाक्षी होते हैं। समझ में आया? ससीमाक्षी क्या होता है? जिसमें जो एक मुख्य शाखा होती है पुष्पवृंत की, वह क्या होती है? उसकी वृद्धि रुक जाती है और अगल बगल से क्या होते हैं? पुष्प निकलते हैं। ठीक है, अगल बगल से क्या होते हैं? पुष्प निकलते हैं। पुष्प के शाखा की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। तो पुष्पक्रम कैसा होता है? ससीमाक्षी होता है। और सामान्यतः यहाँ पे जो पुष्प होते हैं एकल अकेले पुष्प खिलते हैं। कैसे? अकेले पुष्प खिलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एकल कहते हैं। ठीक है, सॉलिटरी, अर्थात एक पुष्प अकेला खिलता है। यहाँ पे पुष्पक्रम की संरचना नहीं बनती है। ठीक है, अगर किसी में बनती भी है तो क्या होता है? ससीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम होता है। ठीक है, समझ में आया? तो अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है वह क्या है? पुष्प है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि पुष्प कैसा होगा। फैमिली सोलेनेसी या कुल सोलेनेसी का जो पुष्प होता है वह कैसा होता है? देखिए, पुष्प अधोजाय होता है। कैसा होता है? अधोजाय होता है। अधोजाय पुष्प का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पुष्प के अन्य भाग होते हैं, मैं चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे से, अंडाशय के कहाँ से? नीचे वाले भाग से निकलते हैं। अंडाशय के नीचे वाले भाग से जब पुंकेसर दल और बाह्य दल निकलते हैं तो ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? अधोजाय कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाइपोगाइनस या अधोजाय। यहाँ पर जो पुष्प होता है, ठीक है, पुष्प में जो दल या बाह्य दल की संख्या होती है एक चक्र में 5 होती है। कितनी होती है? 5। तो पुष्प कैसा होता है? पंचतई होता है। पुष्प कैसा होता है? पंचतई होता है। पंचतई को पेंटामेरस कहते हैं। कैसा होता है? पंचतई अर्थात पेंटामेरस। इसका मतलब ये है कि पुष्प में जो एक चक्र होता है, एक चक्र में दल या बाह्य दल की संख्या 5 होती है। पुष्प की सममिति की बात करते हैं कि पुष्प की सममिति कैसी होती है। तो यहाँ पे सममिति त्रिज्या सममिति होती है। कैसी? त्रिज्या सममिति। त्रिज्या सममिति होती है, अर्थात पुष्प को एक से अधिक स्थान से या तल से 2 समान अर्ध भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात सममिति क्या है? त्रिज्या सममिति होती है। ठीक है, समझ में आया ना? पुष्प कैसा है? अधोजाय होता है, पंचतई होता है और त्रिज्या सममिति होता है। सममिति कैसी होती है? त्रिज्या। और पुष्प कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? द्विलिंगी। यहाँ पे एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों भाग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो पुष्प कैसा होगा? द्विलिंगी होता है। ठीक है, समझ में आया ना? पुष्प द्विलिंगी होता है। अब इसके बाद देखिए, बात करते हैं हम लोग बाह्य दल की। किसकी? बाह्य दल की। बाह्य दल। बाह्य दल की संख्या यहाँ पे 5 होती है। कितनी होती है? 5 बाह्य दल होते हैं एक चक्र में। ठीक है, 5 बाह्य दल होते हैं। और ये जो बाह्य दल होते हैं ये संयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। संयुक्त का मतलब है आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो 5 बाह्य दल होते हैं और पांचों आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? और यहाँ पर जो इनकी विन्यास होता है, क्या विन्यास होता है? पुष्पदल विन्यास। तो पुष्पदल विन्यास में हम लोग बाह्य दल और जो दल होता है दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पुष्पदल विन्यास होता है वह होता है कोर स्पर्शी। कैसा होता है? कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी, समझ में आया? कोर स्पर्शी।
पुष्पदल विन्यास कैसा होता है, कोर स्पर्शी, इसको क्या कहते हैं, वॉल्वेट कहते हैं। हम लोगों ने पुष्पदल विन्यास पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो बाह्य दल का विन्यास कैसा होता है, कोर स्पर्शी होता है। और कितने होते हैं, 5 संयुक्त होते हैं बाह्य दल, ठीक है। इसके बाद देखिए बाह्य दल के बाद क्या स्थित होता है, इसमें दल स्थित होता है। दल, दल की भी संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 5 होती है। और ये सभी कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं। दल भी कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनका क्रम है वह कैसा होता है, व्यावर्तित होता है। कैसा, व्यावर्तित, व्यावर्तित, ठीक है, समझ में आया। देखिए जो बाह्य दल है इसका विन्यास कैसा है, कोर स्पर्शी, और जो दल है इसका विन्यास कैसा है, व्यावर्तित। व्यावर्तित को क्या कहते हैं, ट्विस्टेड कहते हैं। याद आ रहा है ना, ट्विस्टेड, पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोर स्पर्शी को क्या कहते हैं, वॉल्वेट कहते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। दोनों का विन्यास कैसा होता है यहाँ तक आ गया। आगे देखिए इसके अंदर स्थित होता है जायांग। अब इसके नीचे क्या बच गया, जायांग। यहाँ पे देखते हैं जायांग कैसा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जायांग के बारे में। जायांग, जायांग या अंडक की बात करते हैं तो यह जो पुष्प होता है द्विअंडपी होता है। कैसा होता है, द्विअंडपी, द्विअंडपी। यहाँ पे जायांग में कितने, 2 अंडप स्थित होंगे और ये दोनों अंडप तिरछे स्थित होते हैं। कैसे, तिरछे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है इस कुल का। दोनों अंडप कैसे स्थित होते हैं, तिरछे, ठीक है। इस तरह से ध्यान से देखिए, ऐसे, ठीक है, इस तरह से तिरछे दोनों अंडप स्थित होते हैं। और ये दोनों अंडप आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये कैसे हैं, युक्तांडपी हैं। कैसे हैं, युक्तांडपी होते हैं। दोनों अंडप आपस में जुड़े होते हैं। और क्योंकि इनमें एक अंडप में कोष्ठक 2 होते हैं तो ये द्विकोष्ठी होते हैं। कैसे होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं। द्विकोष्ठी, कोष्ठक की संख्या कितनी है, 2। अगर हम बीजांड के बीजांडन्यास की बात करते हैं तो यहाँ पे स्तंभी, किस प्रकार का, स्तंभी प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है। कैसा, स्तंभी प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है। स्तंभी, अब स्तंभी प्रकार का बीजांडन्यास क्या होता है, इसको हम लोगों ने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में स्टडी किया है। तो जायांग कैसे होंगे, तिरछे होंगे और द्विअंडपी, युक्तांडपी, द्विकोष्ठी। और बीजांडन्यास कैसा होता है, स्तंभी होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्या है, सभी प्रमुख लक्षण है, कैरेक्टर हैं किसके, कुल सोलेनेसी के। अब इन्हीं लक्षणों को आधार पे हम क्या करते हैं, इस फैमिली का, इस कुल का पुष्पसूत्र लिखते हैं, ठीक है। इसका क्या लिखा जाएगा, पुष्पसूत्र लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं पुष्पसूत्र कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, देखिए पुष्पसूत्र, पुष्पसूत्र, पुष्पसूत्र कैसा लिखा जाएगा। देखिए हमेशा जब भी पुष्पसूत्र लिखते हैं तो वह बाहर से अंदर की ओर लिखा जाता है। अर्थात पुष्प में जो बाहर स्थित अंग होते हैं उनको पहले दर्शाया जाता है, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, इसी तरह से क्रम में बाहर से अंदर की ओर स्थित अंगों की संख्या और स्थिति को दर्शाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सहपत्र की। किसकी, पुष्प के बाहर क्या होता है, सहपत्र। तो क्योंकि यहाँ पे सहपत्री होते हैं अर्थात ब्रैक्टिएट, पुष्प कैसा है, ब्रैक्टिएट, तो हम क्या लिखेंगे, BR लिखेंगे, सहपत्र उपस्थित होता है, ठीक है। ये लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं कि इसकी सममिति कैसी होती है, पुष्प की सममिति। क्योंकि यहाँ पे सममिति कैसी होती है, पुष्प की सममिति वैसे तो त्रिज्या सममिति होती है, लेकिन क्योंकि अंडप तिरछे हो जाते हैं इसकी वजह से एक व्यास सममिति बन जाती है, ठीक है। तो रियल में क्या होता है, जो सममिति होती है वह कैसी होती है, त्रिज्या सममिति होती है। लेकिन क्योंकि अंडक तिरछे हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक व्यास सममिति बन जाती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हो सकता है, त्रिज्या सममिति या एक व्यास सममिति, इस तरह से लिख सकते हैं।
कि एक व्यास सममिति है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद दर्शाते हैं कैलिक्स का नंबर कितना है। ठीक है, बाह्य दल की संख्या कितनी है। तो बाह्य दल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और क्योंकि बाह्य दल या कैलिक्स की संख्या यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो हम इन सबको यहाँ पे संख्या क्या लिखेंगे, 5। क्योंकि ये सभी कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं, इसलिए इनको हम ब्रैकेट में रख देंगे। अर्थात यह प्रदर्शित कर रहा है जो बाह्य दल हैं कितने हैं, 5 है और संयुक्त हैं। ठीक है, तो 5 और संयुक्त। इसके बाद हम प्रदर्शित करते हैं दल को। ठीक है, किसको प्रदर्शित करते हैं, दल को। तो दल को C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे दल की संख्या कितनी है, 5, और ये भी संयुक्त होते हैं तो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, एंड्रोसियम अर्थात पुमंग। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पुमंग के बारे में नहीं नोट किया है, तो यहाँ पे देख लीजिए पुमंग। पुमंग की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। पुमंग कितने होते हैं, 5 होते हैं और द्विपालित होते हैं। जो परागकोश होता है वो कैसा होता है, द्विपालित। परागकोश कैसा होता है, द्विपालित होता है। और ये जो पुमंग होते हैं ये दललग्न होते हैं। कैसे होते हैं, दललग्न होते हैं। कैसे होते हैं, पुमंग दललग्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पुमंग है इसकी संख्या भी कितनी है, 5 है। ठीक है, और ये दललग्न है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एरो से क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, अटैच कर देते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए पुमंग के बाद हम लोग लिखेंगे जायांग के बारे में। तो जायांग को G से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि अंडाशय यहाँ पे कैसा है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। अंडाशय कैसा होता है, जायांग कैसा होता है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। क्योंकि पुष्प कैसा है, अधोजाय है। पुष्प अधोजाय होता है तो अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। तो इसलिए हम इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। इसका मतलब अंडाशय क्या है, ऊर्ध्ववर्ती है। समझ में आया ना। देखिए जब पुष्प अधोजाय होता है तो अंडाशय क्या होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी संख्या कितनी है, 2 है, तो हम लोग अंडक की संख्या को 2 लिखेंगे। और क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपस में संयुक्त हैं, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये जो पुष्प सूत्र है, किसका पुष्प सूत्र है, फैमिली सोलेनेसी का, कुल सोलेनेसी का यह क्या है, पुष्प सूत्र है। ठीक है, समझ में आया। पुष्प सूत्र कैसे लिखते हैं, बाहर से अंदर की ओर, अर्थात पुष्प में जो भाग बाहर स्थित है पहले उसको प्रदर्शित करेंगे, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर जो केंद्र में स्थित होता है। इस प्रकार से पुष्प सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। अब आगे देखिए पुष्प मानचित्र इसका कैसे बनेगा। तो अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, पुष्प मानचित्र बनाएंगे। पुष्प सूत्र की सहायता से पुष्प मानचित्र को बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने पुष्प सूत्र लिख लिया है। अब इसी पुष्प सूत्र की सहायता से क्या बनाएंगे, पुष्प मानचित्र बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पुष्प सूत्र की सहायता से पुष्प चित्र कैसे बनता है। पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम। तो जब भी हम क्या करते हैं, पुष्प चित्र बनाते हैं तो अंदर से बाहर की ओर, यह अंदर से बाहर, और पुष्प सूत्र बाहर से अंदर। ठीक है, ये क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर बनाया जाता है। ठीक है ना, और ये उल्टा होता है इसका, बाहर से अंदर। ये देखिए, तो सबसे पहले अंदर केंद्र में क्या स्थित होता है, जायांग। तो जायांग कैसा होता है, द्विअंडपी होता है। कैसा होता है, द्विअंडपी होता है और द्विकोष्ठी होता है। तो जायांग में हम लोग इस तरह से 2 कोष्ठक बना देंगे। और जो प्लेसेंटेशन है, स्तंभी है, तो इस तरह से क्या हो गया, इसका प्लेसेंटेशन हो गया, स्तंभी हो गया, ये हो गया जायांग। ये बन गया जायांग या अंडप। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या स्थित होगा, ओव्यूल स्थित होगा या बीजांड स्थित होगा। ठीक है ना, तो जायांग बन गया, द्विकोष्ठी है, इस तरह से बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे, देखिए अब यहाँ से बनाते हुए आएंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का नंबर कितना है, 5 है। ठीक है, पुमंग का नंबर कितना है एंड्रोसियम में, 5 है। तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं रहेगा, ये किससे जुड़े होते हैं, कैलिक्स से जुड़े होते हैं, तो इसको ब्रैकेट में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 कितना बनाना है, 5।
क्योंकि द्विपालित हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 5 ठीक है, 5 इस पुंकेसर या परागकोश को हमने बना दिया, प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद हमको बनाना है यहाँ पे दलों की संख्या को बताना है और इसके व्यवस्थित क्रम को। तो देखिए दल कैसे बनाते हैं, और दल में आप लोग जानते हैं विन्यास कैसा है। यहाँ पे जो विन्यास है वह कोरिस्पर्शी नहीं है, व्यावर्तित है। कैसा विन्यास है, व्यावर्तित विन्यास है। तो यहाँ पे विन्यास आपको कैसा दिखाना है, व्यावर्तित। और व्यावर्तित शिरा विन्यास आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। देखिए इस तरह से आसानी से डायग्राम बन जाएगा और बहुत ही सुंदर डायग्राम बनेगा। ये हो गया एक दल, ये हो गया दूसरा दल, आगे फिर इसके आगे यहाँ पे देखिए ये हो गया अगला, और ये फिर यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित हो रहा है कि जो दल विन्यास है कैसा है, व्यावर्तित है, अर्थात ट्विस्टेड है। कैसा है, ट्विस्टेड है या व्यावर्तित है, ट्विस्टेड या व्यावर्तित है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो दल होते हैं क्योंकि ये कैसे हैं, संयुक्त हैं, तो ये क्या होंगे, आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। समझ में आया, ये सभी क्या है, आपस में जुड़े हैं क्योंकि ये संयुक्त हैं। तो आपस में सभी दल क्या है, जुड़े हैं, लेकिन इनका जो विन्यास है कैसा है, ट्विस्टेड है या फिर व्यावर्तित है। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पुमंग है वो या पुंकेसर है, ये दल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये अटैच्ड हो गया। इसके बाद हम लोग क्या प्रदर्शित करेंगे, कैलिक्स या बाह्य दल को। और बाह्य दल को आप लोग जानते हैं किस चित्र से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम आप सभी लोग अच्छे से बनाएंगे, सुंदर सा डायग्राम। ये संरचना किसकी है, बाह्य दल की है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये दल से भिन्न लग रहा है कि नहीं। और यहाँ पे जो विन्यास होता है कैसा होता है, बाह्य दल जो विन्यास होता है कोरस्पर्शी होता है। बाह्य दल विन्यास कैसा होता है, कोरस्पर्शी होता है। तो इसके जो सिरे हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, छूते रहते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, ये इसको छूने वाला है और ये इसको, तो ये जो है आपस में क्या होते हैं, क्योंकि संयुक्त हैं तो ये आपस में क्या होंगे, आगे चल के यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, जुड़े रहते हैं। तो इनमें अगर आपको कनेक्शन दिखाना है, ज्वाइनिंग दिखाना है, तो आप इस तरह से यहाँ पे इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बाह्य दल है वो आपस में संयुक्त है या जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से क्या बन जाता है, इसका डायग्राम बन जाता है। और यहाँ पे क्योंकि अगर जो पुष्प है, पुष्प में ब्रैक्ट उपस्थित है, तो यहाँ पे आप एक ब्रैक्ट बना सकते हैं। क्या बना देंगे, ब्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रैक्ट यहाँ पे इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। नीचे ब्रैक्ट को प्रदर्शित करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो पुष्प खिलते हैं इस फैमिली में, वो पुष्प कैसे होते हैं, कक्षीय होते हैं। कैसे होते हैं, कक्षीय होते हैं, अर्थात एक्सियल होते हैं।
कक्षीय पुष्प खिलते हैं। कैसे पुष्प खिलते हैं? कक्षीय। इसका मतलब होता है एक्जियल। मान लीजिए कि ये क्या है, एक मुख्य तना है, यहाँ पे ये शाखा है, तो इस शाखा पे यहाँ पर इसके एक्सिस पे क्या होता है, यहाँ पे पुष्प खिलता है। तो जब पुष्प खिलता है तो अगर हम इसका यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो ये जो मातृ अक्ष है, क्या है, मातृ अक्ष है, तो यह मातृ अक्ष भी क्या होगा, हमें दिखाई देगा, प्रदर्शित होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर एक मातृ अक्ष भी चाहें तो प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लोरल फार्मूला है या डायग्राम है, ये डायग्राम किस फैमिली का डायग्राम है? ये देखिए एक सुंदर सा पुष्प चित्र बन गया है या पुष्प मानचित्र बन गया है। किस फैमिली का? फैमिली सोलेनेसी का। ठीक है, समझ में आया ना? इस प्रकार से पुष्प सूत्र लिखा जाता है और इस तरह से पुष्प मानचित्र क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं इसमें कौन से पौधे आते हैं। कुछ पौधे आते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इस फैमिली में आने वाले पौधों का एग्जाम्पल सोलैनम नाइग्रम, जो मकोय का पौधा होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलैनम नाइग्रम। सोलैनम नाइग्रम। ठीक है, तो यह एक औषधि पौधा है। इसका प्रयोग हम लोग मसाले में भी करते हैं और इससे औषधि भी बनाई जाती है। तो मकोय सोलैनम नाइग्रम किस फैमिली का पौधा है? फैमिली या कुल सोलेनेसी का। ठीक है, आप लोग जो बैगन खाते हैं, बैगन, तो बैगन सब्जी बनती है बैगन की, बैगन का नाम होता है सोलैनम मिलेंजोना। सोलैनम मिलेंजोना। ठीक है, तो ये बैगन है, बैगन की सब्जी बनती है, बैगन भी इसी फैमिली का पौधा है। आलू, आलू जानते हैं? ठीक है, आलू सोलैनम ट्यूबेरोसम। सोलैनम ट्यूबेरोसम, सोलैनम ट्यूबेरोसम भी इसी फैमिली का पौधा होता है। ठीक है, समझ में आया? तो सोलैनम ट्यूबेरोसम भी इसी फैमिली का क्या है, पौधा होता है। इस प्रकार से और भी पौधे, जैसे टमाटर, टमाटर भी इसी फैमिली का क्या होता है, पौधा आता है, इसी फैमिली में आता है। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पौधे इस फैमिली में आते हैं। मकोय है, बैगन है, आलू है, टमाटर है। ठीक है ना, तो उदाहरण याद रखेंगे और अच्छे से डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे और पुष्प सूत्र लिखने का भी प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो आज ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाता है और इसी के साथ साथ आप लोगों का ये जो चैप्टर है, ठीक है, पुष्पी पौधों के आकार की, यह भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जंतु ऊतक। क्या पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में हम लोग? जंतु ऊतक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।